देखिए लगभग 10 दिन का छुट्टी हम लोग लिए हैं, ठीक है। और अब उसी को थोड़ा सा हम पीछे से हल्का रिवाइज करते हुए ना आगे चलते हैं, है ना। टॉपिक हमको याद है, टॉपिक हम फर्टिलाइजेशन पढ़ा रहे थे आप लोगों को। फिर भी उससे पहले पूरा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, है ना। याद कीजिए, हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, हम लोगों में कैसे रिप्रोडक्शन होता है वो सब की बात कर रहे थे जी, ठीक है। और हम लोग बात कर रहे थे क्या, है ना, कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है, ये सब बात हम लोग किए थे जी, ठीक है। जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताया था, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दैट इज टेस्टिस, है ना। उसके बाद हम तुम लोगों को बताए थे आपको मेल एसेसरी डक्ट, मेल एसेसरी ग्लैंड, मेल एसेसरी एक्सटर्नल जेनेटिला, है ना। टेस्टिस में क्या सब पार्ट्स होता है वो बताए थे। सेमनीफेरस ट्यूब के बारे में तुम लोगों को बताए थे। और सेमनीफेरस ट्यूब के अंदर में, है ना, 2 प्रकार के सेल होते हैं, है ना, मेल जर्म सेल और, है ना, आपको याद कीजिए, मेल जर्म सेल था और, है ना, सर्टोली सेल था। इसमें से मेल जर्म सेल जो इसको हम लोग स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं वो स्पर्म बनाता है, सर्टोली सेल नरिश करता है। सेमनीफेरस ट्यूब के बाहर एक खास तरह का आपको सेल पाया जाता है, इसका नाम लिडिक सेल रखे थे। और वो लिडिक सेल, है ना जी, आपको, है ना, क्या करता है सर, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाता है। लड़कों में लड़कों वाली बात, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से आता है जी, ठीक है। उसके बाद हम तुम लोगों को बताए थे क्या, कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब पढ़ रहे थे हम लोग सर, तो उसमें मेल एसेसरी ग्लैंड भी होता है, मेल एसेसरी डक्ट भी होता है। डक्ट के बारे में आप लोग को याद आ रहा होगा, रेटिटेस्टिस, है ना। और उसके बाद हम आपको बताए थे भाषा इफ्रेंसिया, है ना। भाषा इफ्रेंसिया के बाद क्या था आपको, इपिडाइडाइमिस, है ना, और भास डिफरेंस, इस सब को मिला करके हम लोग क्या नाम दिए थे, मेल एसेसरी डक्ट के नाम से बुलाए थे जी, ठीक है। उसके बाद तुम लोग को बताए थे एक्सटर्नल जेनेटिला, है ना। मेल का जो एक्सटर्नल जेनेटिला होता है उसको पेनिस बोलते हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी मदद करता है, सीमेन को बाहर ले जाने में मदद करता है, और साथ साथ, है ना, यूरिन को भी बाहर ले जाता है, इसलिए इसको यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट भी कहते हैं। लड़कों में पेनिस का क्या रोल था हमने आपको बताया है पहले भी। उसके बाद हमने बताया था मेल एसेसरी ग्लैंड, उसमें 3 आता है सर, एक जोड़ा सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इस सब को मिलाकर मेल एसेसरी ग्लैंड कहते हैं। सेमिनल प्लांट विच रिच इन फ्रुक्टोज, कैल्शियम और, है ना, आपको सर्टेन एंजाइम, ये भी बोले थे कि तीनों का जो केमिकल होता है उसको सेमिनल प्लाज्म कहते हैं, और वो तरह तरह की चीज़ों से घिरा होता है जी। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़े थे तो उसमें ऐसा कुछ फोटोग्राफ हम लोग बनाए थे। ये फोटोग्राफ जो आप लोग देख रहे हो, है ना, इसको हम लोग क्या नाम दिए थे, फीमेल, है ना, आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें फ्लैपियन ट्यूब था, यूटेरस था, वेजाइना था, ओवरी था, ये सब बात हम लोग बताए थे। फोटोग्राफ बना के आप लोग दिखाइएगा, है ना। फिमरी क्या होता है सो बताए थे, ओवरी क्या होता है सो बताए थे, इंडोमेटेरियम, मायोमेटेरियम, पेरीमेटेरियम बताए थे। इंडोमेटेरियम का काम बच्चे को अपने से चिपकाना होता है, बच्चे को न्यूट्रिशन पहुंचाना होता है। मेस्टो साइकिल के दौरान इंडोमेटेरियम चेंज करता रहता है जी, ठीक है। ये सब बात तुम लोग को बताया गया था। उसके बाद जब तुम लोग ये समझ गए थे तो हम तुम लोग को ओवरी बताने गए थे जी, ठीक है। ओवरी क्या होता है, फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है जी, जिसका नाम क्या रखे थे हम लोग, ओवरी, है ना। और ये ओवरी का काम क्या होता है सर, आपको, है ना, ओवम बनाना होता है और साथ साथ हार्मोन बनाना भी होता है जी, ठीक है। ओवरी के अंदर में सर आपको फीमेल सेक्स हार्मोन निकलता है, इसका नाम प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन है, और ओवम भी बनाता है सर। इसमें बहुत सारा खेल था सर, है ना। कॉर्टेक्स मिडुला कुछ रीजन होता है, दोनों को मिला के स्ट्रोमा कहते थे, है ना। ओवरी का भी टीएस कट करके ऐसा फोटोग्राफ बनता है। ये सब बात हम आप लोग को पढ़ाए थे। जब ओवरी के अंदर देखते हैं सर तो एक खास चक्र चलता है, इसका नाम मेस्ट्रुअल साइकिल है। अब मेस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ये सारी प्रक्रियाएं होती रहती हैं सर, ठीक है। मतलब एक फॉलिकल जो है वो डेवलप कर करके, है ना, कॉर्पस लुटियम बनने के बाद एक दिन मर भी जाता है जी। लड़की में, है ना, प्राइमरी ओसाइट्स माँ के गर्भ में 10 लाख के आसपास बन जाता था, और बाकी का प्राइमरी ओसाइट्स, है ना, डेवलप करता था जब वो लड़की सेक्सुअली मैच्योर होता था जी, ठीक है। ये सब बात तुम लोग को पढ़ाए थे। उसके बाद जब ओवरी तुम लोगों को समझ में आ गया था तो एक्सटर्नल जेनेटिला समझाए थे आप लोगों को, फीमेल में बाहर से दिखने वाला ऑर्गन, जिसका नाम क्या था, फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिला, जिसमें मॉन्स पिबिस, मेजोरा, माइनोरा, है ना, हाइमेन और क्लिटोरिस होता है। लड़का में मात्र एक ही एक्सटर्नल जेनेटिला होता था जिसका नाम पेनिस था जी, लेकिन लड़कियों में ये 5 एक्सटर्नल होते हैं सर, ठीक है, बाहर की ओर होते हैं। इसका कौन का क्या काम है इस फोटोग्राफ में हम डिस्कस किए थे, दोबारा नहीं बोलेंगे, इन लोग को आप, है ना, लास्ट क्लास का यूट्यूब चैनल पे आप देख लीजिएगा, ये सब पढ़ाएं हम आप लोगों को। उसके बाद हम तुम लोगों को बता रहे थे क्या, आपकी फीमेल में मेमरी ग्लैंड भी होता है। मेमरी ग्लैंड का काम क्या होता है, मिल्क बनाना होता है सर, है ना। ये एक प्रकार का स्वेट ग्लैंड है जी। स्वेट ग्लैंड समझते हैं ना आप लोग, हम लोग में जो पसीना निकलता है ना, स्वेट निकलता है ना, तो वही उसी तरीके से इन लोगों में भी क्या होता है, स्वेट ग्लैंड का ही एक मॉडिफिकेशन है जी। एक्चुअली में स्वेट ग्लैंड ही सर क्या होता है, आगे जाके मेमरी ग्लैंड में बदल जाता है,
और जब बच्चा जन्म लेता है सर तो बच्चे को न्यूट्रिशन देने के लिए, है ना, न्यूट्रिशन के तौर पे मिल्क वगैरह देने के लिए सर मेमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होता है। हम आप लोग को मेडिकल का लाइन पढ़ाए थे इसमें कि मेमरी ग्लैंड के अंदर में एल्व्यूलाई होता है। अब वो एल्व्यूलाई के अंदर में डक्ट होते हैं, है ना, जिसका सॉरी मेमरी ट्यूब्यूल होते हैं, ल्यूमेन, है ना, याद आ रहा है सब आदमी को। एल्व्यूलाई जो घेर के इलाका रखता है उसका नाम क्या है, ल्यूमेन। ल्यूमेन से एक पाइप निकलता है इसका नाम ट्यूब्यूल्स है। 2 ट्यूब्यूल्स आगे जाके एक डक्ट में मिल जाता है, इसका नाम क्या है, मेमरी डक्ट के नाम से बुलाते हैं जी। ठीक है, वो मेमोरी डक्ट आगे जाकर के, है ना, ये पॉइंट पे आता है जिसका नाम क्या रखे थे हम लोग, है ना, आपको लेक्टिफेरस डक्ट, सॉरी एम्पुला। एम्पुला से क्या जाता है आपको लेक्टिफेरस डक्ट। ये बात देखिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी लड़के को। हम बोले थे जब मेमोरी ग्लैंड पढ़ा रहे थे ना, तो उसमें हम बता रहे थे तुम लोग को कि सर 15 से 20 मेमोरी लोब होते हैं, एक थैली जैसा कोई चीज 15 से 20 होता है सर। और उस लोब के अंदर में एल्व्यूलाई होता है। ये एल्व्यूलाई बहुत तरह के सेल से बने होते हैं। ये सेल सब क्या करता है, अपना मिल्क बनाता है। ये मिल्क को कहाँ जमा करता है, तो एक गड्ढे में जमा करता है, इसका नाम ल्यूमेन है सर। और उस गड्ढे से एक छोटा सा पाइप निकलता है सर, दैट पाइप इज कॉल्ड मेमोरी ट्यूब। और उसी पाइप से आगे जब बढ़ते हैं ना सर, तो एक, है ना, डक्ट मिलता है जिसका नाम क्या है आपको, मेमोरी डक्ट, है ना जी। ये जो पाइप देख रही है इसका नाम है मेमोरी डक्ट, है ना। और ये जो पाइप देख रहे थे आप लोग, इसका नाम है मेमोरी ट्यूब्यूल, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं सर, तो ये आपको क्या जाता है सर, आपको मेमोरी डक्ट होते हुए एक जगह पे आके मिलता है जी, जिस जगह को हम लोग क्या नाम देते हैं, एम्पुला के नाम से बुलाते हैं। एम्पुला से आगे जाता है मिल्क, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, लेक्टिफेरस डक्ट। देखो मेडिकल में पूछ देगा मिल्क का पाथ बताइए, मिल्क कैसे काम निकलता है फीमेल में, उसकी बात बताइए। आपको सीक्वेंस याद रखना होगा, मेमोरी लोब के अंदर में एल्व्यूलाई खुलता है मेमोरी ट्यूब में। बहुत सारे मेमोरी ट्यूब जाके खुलता है किस में, मेमोरी डक्ट में। बहुत सारा मेमोरी डक्ट कहाँ जाता है सर, एम्पुला के पास। एम्पुला आगे जाके कहाँ जाता है सर, लेक्टिफेरस डक्ट। उसका नेपल होता है, और नेपल के रास्ते से सारा मिल्क बाहर निकल जाता है। ठीक है, अभी बस एक क्वेश्चन ये बना रहेगा आप लोग के दिमाग में कि सर ये मिल्क जो बनता है, ठीक है ना, लेकिन बच्चा जो कैसे माँ के मिल्क को खींच लेता है बाहर, ये तुमको हम जब पढ़ाएंगे लास्ट में डिलीवरी जब बच्चे का हो जाता है, तो बच्चे में ऐसा क्या प्रॉपर्टी होता है कि बच्चा मिल्क को सक करके खींच लेता है। बाकी कोई चाहेगा मिल्क को खींचना, वो पॉसिबल नहीं है जी। सिर्फ और सिर्फ बच्चा, यानी माँ और उसका अपना बच्चा जब उसके मेमोरी ग्लैंड से अटैच होगा तो मिल्क अपने आप बाहर निकलने लगता है। ये प्रक्रिया होता है जिसको हम लोग समझेंगे, है ना, लास्ट पेज में। अभी एक बार और चलेगा मेमोरी ग्लैंड फ्यूचर में। अभी हम आपको बस बनावट बताएं, ये नहीं बताएं कि कैसे ये काम करता है, मतलब मिल्क कैसे बाहर निकलता है, ये बात हम अभी आपको नहीं बताए हैं जी। ठीक है, जब ये तुम समझ गई थी तब हम लोग एक बड़ा टॉपिक को हाथ में लिए थे जिसका नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल। याद आ रहा है सब आदमी को, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, इस सब पे खूब चर्चा किए थे जी, 2-3 बार चर्चा किए थे। वक्त है आप क्वेश्चन देने का जी। आज क्लास एंड होने के बाद हम तुमको क्वेश्चन सेंड कर देंगे सब आदमी को। आप लोग का टास्क होगा, है ना जी, उस क्वेश्चन को बना लीजिएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्वेश्चन को। ठीक है, और उसके बाद हम एक ओरिजिनल क्वेश्चन भी भेजेंगे। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना, और एक है ओएस्ट्रस साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिनों तक चलने वाला एक प्रक्रिया होता है जो लड़कियों में होता है, और लड़कियों में भी कौन, प्राइमेट में होता है। प्राइमेट समझ में आता है ना, एप, मंकी और ह्यूमन सब में ही देखने को मिलता है। जबकि ओएस्ट्रस साइकिल जो देखते हैं ये 28 डे का साइक्लिक चेंज होता है, नॉन प्राइमेट में देखने को मिलता है। काऊ और टाइगर सब में आपको देखने को मिलेगा ओएस्ट्रस साइकिल। 2 तरह का चक्र होता है जी। आई भी बात तुम लोग ध्यान रखना, ये दो टर्म लिखे ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओएस्ट्रस साइकिल, ये सिर्फ और सिर्फ जो होगा, है ना, आपको मैमल्स में ही होता है, मछली में, मेढक में, इस सब में नहीं होता है जी। अब मैमल में भी खास है सर, मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा प्राइमेट में जिसमें 3 आदमी हैं, और बाकी जितना भी छूट गया इसके अलावा वो सब क्या आ जाएगा, नॉन प्राइमेट्स, है ना जी। प्राइमेट नॉन प्राइमेट किसे कहते हैं, ये बात हम पहले भी बता चुके हैं आप लोग को। प्राइमेट को एक बार में समझना चाहती हो तो जिसका माथा गोल होगा ना, माथा माने स्कल, तो उसको प्राइमेट बोलते हैं। जिसका स्कल गोल नहीं होगा उसको नॉन प्राइमेट्स में रखते हैं जी। ठीक है, और ब्लीडिंग इसमें होता है सर, इसमें कोई ब्लीडिंग नहीं होता, ये हर महीने होता है, साल में 12 मास होता है सर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल, जबकि ये सीजनल होता है जी। ठीक है, ओवम रिलीज होता है सर इसमें, है ना। इसमें क्या होता है, ओवम आपको 24 घंटा के लिए जिंदा रहता है, इसमें 72 घंटा के लिए ओवम जिंदा रहता है। इसमें फीमेल के बॉडी से कुछ केमिकल निकलता है, इसका नाम है फिरोमोन्स, सेंट को जैसा कोई चीज जो अपने मेल को अट्रैक्ट करता है, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ऐसा कुछ नहीं समझना कि लड़कियों में मेंस्ट्रुअल साइकिल में कोई स्मेल निकलता है जिस स्मेल से हम पकड़ लेंगे कि लड़की मेंस्ट्रुअल साइकिल में है ना जी, ऐसा कोई नहीं है ना। लेकिन सर गाय भैंस में ऐसा होता है, गाय भैंस में सर कुछ स्मेल निकलता है जिस स्मेल को सिर्फ उसका बुल ही पकड़ सकता है, हम लोग नहीं पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये सब बात हम आपको समझा रहे थे जी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। और भी बात किए थे, है ना। तो
जब हम मेस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा रहे थे तो हम बता रहे थे आप लोग को कि फीमेल में एक खास तरह का प्रक्रिया होता है सर, जिस प्रक्रिया को क्या नाम देते हैं, मेस्ट्रुअल साइकिल के नाम से बुलाते हैं। जो कंपटीशन लाइन सब है वो यहाँ लिखा हुआ है, मेस्ट्रुअल साइकिल कैरेक्टर बाय ए, है ना, आपको एप, मंकी और आपको ह्यूमन। और ये मेस्ट्रुअल साइकिल कैरेक्टर है किसका, एप का, मंकी का और ह्यूमन का। ये फीमेल में ही होता है सर। अब कोई लड़की रिप्रोडक्टिव फेज में है या नहीं, मतलब वो लड़की एक्टिव है या नहीं, इस बात का पता, उसके रिप्रोडक्टिव फेज का पता मेस्ट्रुअल साइकिल से रहता है। मतलब जो फीमेल मेस्ट्रुअल साइकिल शो करेगी इसका मतलब वो रिप्रोडक्टिव फेज में है। उसके बाद तुम लोग को डिफिनेशन दिए थे, 28 दिनों तक लगातार जो बदलाव होता रहता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, इसी को मेस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं जी, ठीक है। और है ना जी, और भी बात किए थे कि पहली बार किसी लड़की को मेस्ट्रुअल साइकिल होगा तो उसको मेनार्च बोलते हैं। और मेस्ट्रुअल साइकिल के दौरान दो बातें होती हैं सर, ठीक है। पहला बात क्या है सर आपको, है ना, कि इंडोमेटेरियम बदलता है, और दूसरा बात क्या है सर, आपको ओवरी भी चेंज करता रहता है। मेस्ट्रुअल साइकिल के दौरान कुछ घटनाएं घटती हैं सर, 30 से 40 ml तक, है ना, याद कीजिए सब आदमी, 30 से 40 ml तक ब्लड निकलता है जी, ठीक है। ये 1-2 दिन में नहीं निकलता है, 5 दिन में निकलता है जी, थोड़ा थोड़ा करके निकलता है जी। ऐसा मत समझना कि एक साथ बहुत सारा ब्लड निकल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। इंडोमेटेरियम का दीवार भी टूटता रहता है। जब मेस्ट्रुअल साइकिल का आधा दिन रहता है ना जी, 14th डे, उसी दिन ओव्यूलेशन होता है जी, ठीक है। और ये सारा चीज किसके कंट्रोल में है, LH और FSH के कंट्रोल में है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है फीमेल के बॉडी में, जो उसके ओवरी को कंट्रोल करता है। अब बदले में ओवरी क्या निकालता है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। समझ में आ रहा है जी, ये सब पढ़ा चुके हैं। जिसको दिक्कत है अभी भी पूछ सकती हो, है ना। हम क्या बोले थे लास्ट क्लास में कि हार्मोन जो है ना हमेशा एक दूसरे से मिलके काम करता है। ब्रेन से कंट्रोल होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ब्रेन से क्या निकलता है, GnRH, GnRH से क्या निकलता है, LH और FSH। ये LH FSH क्या करता है सर, है ना, ये आपको LH और FSH, है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, ओवरी को धक्का देता रहता है और ओवरी से प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन निकालता है जी, ठीक है। उसके बाद कॉर्पस लुटियम बनता है ना। प्रेगनेंसी में मेस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है। मेस्ट्रुअल साइकिल दौरान जो ब्लड निकलता है ना जी, वो ब्लड क्लॉट नहीं करता है जी, ये बात यहाँ लिखा हुआ है। मेस्ट्रुअल साइकिल में जो ब्लड निकलता है वो क्लॉट नहीं करेगा, है ना, आपको नहीं कि लिक्विड स्टेट में ही रहता है जी। ये भी बात तुम लोग ध्यान रखी थी, है ना। ये सब बात हम पढ़ाएं आप लोगों को। मेस्ट्रुअल साइकिल को समझने के लिए हम एक आपको यानी कि बेसिक फंडा सब दिए थे, है ना। कुछ याद कीजिए सब आदमी आप लोग। मेस्ट्रुअल साइकिल जब किसी में पहली बार होता है उसको मेनार्च बोलते हैं, है ना। उसके बाद 50 से ईयर में मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है जी, उस घटना को मेनोपॉज कहते हैं। कभी कभी किसी और कारणवश मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो सकता है जी, ठीक है, जिसको हम लोग आपको बताए थे, वीकनेस से भी हो सकता है, प्रेग्नेंट है तब भी बंद हो सकता है, और लैक्टेशन के दौरान, है ना, मिल्क पिलाने के दौरान भी कभी कभी मेस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो सकता है जी। इस तीनों घटना को एमिनोरिया के टर्म में इंडिकेट करते हैं जी, ठीक है। मेस्ट्रुअल साइकिल प्यूबर्टी के स्टेज से स्टार्ट होता है ना। और ये प्रेग्नेंट आपको मेस्ट्रुअल साइकिल कहीं स्टॉप हो गया जी, ठीक है ना, ड्यूरिंग आपको प्यूबर्टी में इंडिकेट प्रेगनेंसी। ये हो सकता है वो प्रेग्नेंट भी हो, लेकिन जरूरी नहीं है, ये कारण भी हो सकता है। मेस्ट्रुअल साइकिल 28 दिनों का चक्र होता है सर। हम तुम लोग को बोले थे कि मेस्ट्रुअल साइकिल का पहला दिन जो होता है ना, पहला दिन, उस दिन ब्लीडिंग होता है जी। तो कोई लड़की स्मार्टनेस से एक और डिफिनेशन नहीं निकाल सकता है कि एक मेंस्ट्रुएशन से दूसरे मेंस्ट्रुएशन तक जाने की प्रक्रिया को मेस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। मेंस्ट्रुएशन माने ब्लीडिंग का होना, याद कीजिए सब आदमी, है ना। मेंस्ट्रुएशन माने ब्लीडिंग का होना होता है, और एक ब्लीडिंग से दूसरे ब्लीडिंग तक पहुंचते हैं सर। इस घटना को क्या कहेंगे, है ना, मेस्ट्रुअल साइकिल जी। यहाँ से चलो मान लो मेंस्ट्रुएशन हुआ, और फिर अगला मेंस्ट्रुएशन हुआ, तो जहाँ से शुरू की वहीं पे आके खत्म किए, इसका मतलब क्या माना जाएगा जी, मेस्ट्रुअल साइकिल ना, क्योंकि जहाँ से शुरू किया वहीं पे आ गए, इसका मतलब साइकिल पूरा हुआ, है ना। नहीं समझ में आता, ये दूसरा डिफिनेशन है, वो भी तुम याद कर सकती हो। मेस्ट्रुअल साइकिल हार्मोन के कंट्रोल में, ब्रेन का कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है, तो GnRH, और यही हार्मोन आगे जाके सब कुछ को कंट्रोल करता है जी, ठीक है। और मेस्ट्रुअल साइकिल को 28 दिनों का साइकिल होता है सर। इसको 3 भागों में बांट दिए थे जी, ठीक है। पहला भाग है मेंस्ट्रुएशन, दूसरा भाग है प्रोलिफरेटिव, तीसरा भाग है आपको सिक्रेटरी या लिटुअल। मेंस्ट्रुएशन के दौरान क्या देखते हैं, 1 से 5 दिन तक लगातार बदलाव आता है जी, उसी को हम लोग मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। प्रोलिफरेटिव में क्या होता है, 6 से 14 दिन तक लगातार चलता है सर, उसके घटना को प्रोलिफरेटिव कहते हैं। और सिक्रेटरी में 15 से 28 दिन तक चलता है जी। तुम लोग दिमाग लगा लिया होगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है ना। लिटुअल फेज सबसे बड़ा फेज होता है, और ये दोनों फेज क्या होता है, छोटा है जिसके रिस्पेक्ट में, है ना। और भी बहुत कुछ बोले थे तुम लोग को, मेस्ट्रुअल साइकिल जब पढ़ा रहे थे तो ऐसा कुछ समझाए थे ना जी, याद आ रहा है ना। ये सब फोटोग्राफ हम आप लोग को पढ़ा के समझाए थे, और भी कुछ बातें था तीनों को लेकर के, मेंस्ट्रुएशन, प्रोलिफरेटिव, इस सब को लेकर के भी हम यहाँ पे आपको समझाए थे। खाली एक बात याद कीजिए सब आदमी, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तब, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब,
है ना जी, दोनों में क्या डिफरेंस था जी। ठीक है, हम कहे थे अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ब्रेन 28 तारीख की डेट में LHFSH निकालना बंद कर देता था जी। ठीक है, हम कहे थे, एक बार याद कीजिए सब आदमी, कि अगर 28 तारीख की डेट में, है ना, फर्टिलाइजेशन ना हो, है ना, तो ब्रेन LH और FSH को निकालना बंद कर देगा। LH FSH निकलना जैसे ही बंद होगा वैसे ही क्या होता है सर, आपको प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन भी घट जाता था जी। अब प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन के घटने से, याद कीजिए सब आदमी, प्रोजेस्टेरोन का काम था ब्लड सप्लाई, बार बार बोल रहे थे उस दिन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काम क्या होता है, ब्लड सप्लाई को होता है जी। ठीक है, और ये ब्लड सप्लाई रुक जाने से सर इंडोमेट्रियम का दीवार टूटने लगेगा। जब इंडोमेट्रियम का दीवार जब टूटेगा सर, ठीक है, तब क्या होगा सर, आपको ब्लड आपको रिलीज होना शुरू हो जाएगा जी। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद ये भी था कि सर आपको LH और FSH जो था हार्मोन, ठीक है, LH और FSH हार्मोन जो देखते हैं ये भी घटने लगता है। फिर से आपको ब्रेन 5 दिन तक, है ना, ब्लीडिंग होता रहता है, तो ब्रेन 6 तारीख के दिन एक्टिवेट होता है, GnRH निकालता है, फिर से LHFSH निकलता है सर, तो नया फॉलिकल डेवलप होने लगता था। याद कीजिए सब आदमी, आई फॉलिकल से एस्ट्रोजन निकलता था जी। देखो ग्राफ से तुम लोग समझ रही होगी कि एस्ट्रोजन निकल रहा है सर, कोई प्रोजेस्टेरोन नहीं निकल रहा है। तुम लोग को हम बताए थे प्रोजेस्टेरोन का सिर्फ और सिर्फ एक ही सोर्स है, जिसका नाम क्या है ना जी, याद कीजिए, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम से ही आपको प्रोजेस्टेरोन निकल सकता है, बाकी और कहीं से प्रोजेस्टेरोन नहीं निकलेगा जी। ठीक है, ये बात को भी तुम लोग ख्याल रखना। नेक्स्ट उसके बाद हम बता रहे थे कि आप लोगों को, है ना, कि ये जो हाल अब देख रहे हैं जी, ठीक है, इसमें तो ये वाला पॉइंट जो दिखाई दे रहा है ये आपको क्या है ना, आपको ग्राफ प्रोजेस्टेरोन का है जी। ठीक है, जब ओव्यूलेशन के दिन से निकलता था, आप लोगों को हम पढ़ाए थे, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो सर 28 तारीख की डेट में फिर आके ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा जी। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता था, बच्चा HCG हार्मोन निकालता था जी। ये HCG हार्मोन क्या करता है सर, आपको, है ना, कॉर्पस ल्यूटियम को मरने नहीं देता है, और कॉर्पस ल्यूटियम जब नहीं मरेगा तो इसका मतलब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बना रहेगा, ये 9 महीने तक बना रहेगा जी। सब याद आ रहा ना जी। और हम तुम लोग को बताए भी थे उस दौरान कि सर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के बने रहने से इंडोमेट्रियम का दीवार नहीं टूटेगा, बच्चा माँ के दीवार से चिपका रहेगा। मेडिकल में 2015 या 16 में पूछा था कि टेम्पोररी इंडोक्राइन ग्लैंड कौन है, तो टेम्पोररी इंडोक्राइन ग्लैंड, है ना, कॉर्पस ल्यूटियम है जी। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम के बारे में कहा जाता है ये एक प्रकार का टेम्पोररी इंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे हम लोग देखते हैं जी। ठीक है, याद रखिएगा इसको भी, ये सब बात हम लोग किए थे जी। ठीक है, और जब तुम लोग ये सब समझ गया था तब हम तुम लोग को पढ़ाए थे आपको फर्टिलाइजेशन, है ना, याद कीजिए सब आदमी। याद आ रहा ना, फर्टिलाइजेशन जब पढ़ा रहे थे तो हम कहे थे स्पर्म यहीं पे आ सकता है, उससे आगे नहीं जा सकता है मेल के साइड से। मेल अपना सारा स्पर्म कहाँ डाल देता है, फीमेल के भेजाइना में डाल देता है जी। ठीक है, और यहाँ से स्पर्म है ना तुरंत नहीं चल जाता है सर, कुछ खाता पीता है, टाइम लेता है सर। उस घटना को कैपेसिटेशन बोले थे। जब स्पर्म जाता है सर तो 50% स्पर्म इधर हो जाता है, 50% स्पर्म इधर हो जाता है जी। और तुम लोग को हम पढ़ाए थे कि एक बार में एक ही तरफ से ओवम निकलेगा जी। मान लीजिए इधर ओवम निकला तो इधर ओवम नहीं निकलेगा जी। तो मुद्दा ये है कि सर जब स्पर्म इधर जाता है ना सर, तो सर ओवम के ऊपर, है ना, याद कीजिए सब आदमी, ओवम के ऊपर में कोरोना रेडियाटा और जुना पेलिसुडा का कवर होता है जी। ठीक है, इसको जब तक गलाएंगे नहीं तब तक सर स्पर्म अंदर घुसेगा नहीं। तो याद कीजिए सब आदमी, एक्रोजोम कुछ था, और ये एक्रोजोम क्या करता है सर, इसको फोड़ करता है, इससे फूटता है और इससे इस सबको तोड़ता है जी। तोड़ने से सर क्या होता है, ये पूरा टूट करके जुना पेलिसुडा का लेयर भी हट जाता है जी। तब स्पर्म का हेड अंदर घुस करके क्या करता था, फर्टिलाइजेशन। इसी को थोड़ा डिटेल किए थे, याद कीजिए सब आदमी। हम पहले तुम लोग को ओवम का फोटो दिखाए थे, याद कीजिए। ओवम के बारे में बताए थे कि ओवम, असल में तुम ओवम देखती हो ना तो उस पर 2 कवर होता है सर। एक कवर होता है कोरोना रेडियाटा का और दूसरा कवर होता है जुना पेलिसुडा का जी। ठीक है, कोरोना रेडियाटा हाइड्रोलुरोनिक एसिड का बना होता है और जुना पेलिसुडा, है ना जी, ए सेलुलर लेयर का बना होता है जी। ठीक है, और फॉर डाइजेस्टिंग आपको कोरोना रेडियाटा और जुना पेलिसुडा, अगर तुम कोरोना रेडियाटा और जुना पेलिसुडा के लेयर को गलाना चाहते हो तो 50 मिलियन स्पर्म चाहिए होगा मिनिमम। अगर कोई लड़का इतना स्पर्म नहीं बना पा रहा है जी, यानी 5 करोड़ स्पर्म नहीं बना पाएगा, इसका मतलब वो कभी भी अपने पार्टनर को प्राकृतिक तौर पे फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा, मतलब नेचुरल तरीके से फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा जी, उसका बच्चा नहीं बनेगा जी। और तरीका है पर नेचुरल तरीका उसमें नहीं मिलेगा जी। ठीक है, फॉर फर्टिलाइजेशन, है ना जी, इंसेमिन हम आपको पढ़ाए थे फर्टिलाइजेशन का साइट क्या था जी, एम्पुला, ना एम्पुला से आगे ना एम्पुला से पीछे। याद कीजिए सब आदमी सब पढ़ाते थे। तो इसी को बड़ा फोटोग्राफ करके
बताए थे जी, ठीक है। याद आ रहा है ना, बड़ा फोटोग्राफ जब था तब हम कहे थे कि वेजाइना के पास स्पर्म आ जाता है, पर वहां से आगे बढ़ने के लिए स्पर्म क्या करता है सर, कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन मतलब फ्रुक्टोज वगैरह खाएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड का केमिकल सब यूज करेगा और चलेगा जी। चलेगा तो सर कहाँ पहुंचेगा, तो एम्पुला के पास। एम्पुला के पास जब जाता है स्पर्म तो देखता है क्या इस पे कोरोना रेडियाटा और कोरोना रेडियाटा और है ना जोना पेलिसिडा का कवर है सर। तो एक बार याद कीजिए सब आदमी, एक्रोजोम। एक्रोजोम हम जब पढ़ा रहे थे स्पर्म के अंदर में, तो एक्रोजोम के अंदर में क्या होता है, दो प्रकार का एंजाइम होता है जी। एक आपको जोनालाइसिन, एक हाइलोरुडिनेज। ये प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत हो सकता है आप लोग को, पर एक दो बार प्रोनाउंस कीजिएगा जी। हाइलो है ना, हाइलो है ना, हाइलोरुडिनेज है ना। हाइलोरुडिनेज नाम का एक एंजाइम होता है सर। ये हाइलोरुडिनेज नाम का एंजाइम क्या करता है सर, है ना, कोरोना रेडियाटा को गलाता है जी। जब ये गल जाएगा ना जी, तब उसके बाद जोना पेलिसिडा को गलाया जाएगा। जोना पेलिसिडा गलाते गलाते 5,000 से 10,000 ही स्पर्म बचता है जी। उसमें से भी एक ही स्पर्म एंट्री मारेगा सर, कहाँ पे, प्रीविटिलिन स्पेस पे। याद आ रहा है फोटोग्राफ, प्रीविटिलिन स्पेस में जैसे स्पर्म का हेड पहुंचेगा सर, मिड पीस और टेल बाहर ही रह जाएगा। कभी भी लड़के की तरफ से माइटोकॉन्ड्रिया फर्टिलाइजेशन में भाग नहीं लेता है जी, ना ही फ्लैजिला। सिर्फ और सिर्फ स्पर्म का जो हेड होता है, हेड माने कौन, न्यूक्लियस है ना, छोटा सा गर्दन, गर्दन में क्या था, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, वही दोनों भाग लेता है जी फर्टिलाइजेशन में। और सर लेकिन आप तो हम लोग तुम लोग को बताए थे कि भाई सेकेंडरी oocyte है यहाँ पे, तो सेकेंडरी oocyte तुरंत है ना, व्हेन स्पर्म हेड टच विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ है ना सेकेंडरी oocyte। नहीं तो स्पर्म का हेड जब प्रीविटिलिन स्पेस में आता था, याद कीजिए इस जगह का नाम रखे थे हम लोग प्रीविटिलिन स्पेस, तब सेकेंडरी oocyte सेकेंड मियोसिस डिवीजन करके ओवम बनाता है सर। ओवम बनाने के बाद ही स्पर्म का हेड अंदर घुसता है, फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट में बदलता था। हम एक बार तुम लोग को पढ़ाए थे कल भी, मतलब उस दिन भी है ना, कि जब है ना स्पर्म का हेड अंदर घुसता है जी, ठीक है। याद कीजिए सब आदमी कि स्पर्म का हेड जब अंदर घुसता है जी, जिस रास्ते से अंदर जाता है ना जी, उस रास्ते को हम लोग एनिमल पोल कहते थे, और उसके जस्ट अपोजिट साइड को वेजिटल पोल के नाम से बुलाते थे जी, ठीक है। जाइगोट बना, जाइगोट बनने के बाद फिर से नया स्पर्म नहीं आने देगा जी, फिर से जोना पेलिसिडा का लेयर बन जाता था। याद कीजिए सब आदमी, जैसे स्पर्म बीच में आएगा ना जी, स्पर्म का हेड यहाँ पे, तुरंत फिर से जोना पेलिसिडा का लेयर बन जाएगा। इस बार ऐसा जोना पेलिसिडा का लेयर बना है ना सर, जो करोड़ों स्पर्म में भी रख दीजिएगा तब भी नहीं गलेगा, मतलब ये एकदम पत्थर हो जाता है सर। काहे भाई, तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्पर्म नहीं घुस सके, प्रिवेंट पोलीस्पर्मी, एक से ज़्यादा स्पर्म को जाने से रोकता है जी। इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, कोर्टिकल रिएक्शन कहते हैं जी। कोर्टिकल रिएक्शन का मतलब जानती हो ना, कि जब व्हेन ए स्पर्म इंटर इनटू द है ना आपको पेरिविटिलिन स्पेस आफ्टर जस्ट है ना जोना पेलिसिडा रीफॉर्म, एंड दिस जोना पेलिसिडा इज हार्डेस्ट देन एवर। ये जोना पेलिसिडा इतना मजबूत होता है सर कि ना ही कोई अंदर का सामान बाहर जाएगा और ना ही बाहर का सामान है ना अंदर आएगा जी, ठीक है। समझा जी क्या बोल रहे थे। और जब जोना पेलिसिडा फर्टिलाइजेशन के बाद फिर से बन जाता है सर, जोना पेलिसिडा फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड फर्टिलाइजिन मेम्ब्रेन। इसको हम लोग फर्टिलाइजिन मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं सर। सबसे बड़ा टास्क इसका क्या है जोना पेलिसिडा का सर, तो जोना पेलिसिडा का काम है सर आपको नया आपको स्पर्म को आने से रोकना। इसलिए सर हमेशा 46 क्रोमोजोम बना रहता है, कभी भी 46 से ज़्यादा क्रोमोजोम नहीं हो सकता है जी। हम तुम लोग को पढ़ाए थे क्रोमोजोम आप लोग में स्पेसिफिक है, 46 क्रोमोजोम है तभी हम लोग इंसान है जी। अगर 1-2 क्रोमोजोम बढ़ जाए घट जाए तो हम लोग को कैंसर हो जाएगा, और तिगुना चौगुना कर देगा तो जिंदे नहीं रहेंगे हम लोग। 69 क्रोमोजोम या 96 क्रोमोजोम का बच्चा नहीं पैदा लेता कभी भी। आ रहा बात समझ में, ये जोना पेलिसिडा का कमाल है जी, ठीक है। ये सब बात तुम लोग को हम पढ़ा चुके थे, और लास्ट क्लास में ही है ना, लास्ट क्लास में ही तुम लोग को फर्टिलाइजेशन का सीक्वेंस भी पढ़ाए थे। फर्टिलाइजेशन अभी एक ही बार में नहीं हो जाता है सर। फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले क्या होता है सर, इंसेमिनेशन, फिर कैपेसिटेशन, एक्रोजोमल रिएक्शन है ना। एक्रोजोमल रिएक्शन के बाद क्या होता है, कोर्टिकल रिएक्शन। कोर्टिकल रिएक्शन में जोना पेलिसिडा फिर से बनता है जी, ठीक है। और तब होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने में टाइम लगता है जी, तो ये सीक्वेंस आप लोग को याद रहना चाहिए जी, ठीक है। तो ये सारी बातें थी जो हमने आपको बहुत पहले, मैं 10 दिन पहले कहा था। आज हम लोग इतना ही तक रखेंगे। जब कल हम लोग मिलेंगे ना जी, तो आगे की बात करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। याद कीजिए जाइगोट जब बन जाता था, तो जाइगोट बनने के बाद आप तुम लोग के मन में यही सवाल उठता होगा सर, हाथ पैर कब बनता है, लंग्स किडनी वगैरह कब बनता है, कैसे बच्चा माँ की दीवार से चिपकता है। माँ की दीवार से चिपकने की प्रक्रिया को इम्प्लांटेशन कहते हैं जी।
है ना। एनसीईआरटी बुक में पढ़ोगी ना तो अभी हम लोग ये पेज पढ़ दिए हैं, है ना, और यहाँ तक पढ़े हैं। क्रोमोजोम वगैरह अभी नहीं बताएंगे, लड़का कब पैदा होता है, लड़की कैसे पैदा होता है, ये बात का जानकारी यहाँ पे लिखा है जो कल बताएंगे। कल का क्लास होगा इम्प्लांटेशन, समझना जी। इम्प्लांटेशन का मतलब समझते हैं आप लोग, बच्चा माँ की दीवार से चिपकता है, इस घटना को हम लोग क्या नाम देते हैं, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन कैसे होता है ये कल का क्लास होगा। अब ज़्यादा क्लास नहीं है, वैसे हम उसी टाइम बोले थे 3-4 दिन में खत्म हो जाए, लेकिन ट्रेजिडी हो गया था इसलिए हम नहीं पढ़ा पाए आप लोग को, है ना। एग्जाम का डेट आ गया था मेरे भाई का, तो हम उसी पे ध्यान देने लगे थे जी, ठीक है। और घर में भी थोड़ा सा पानी उनी साफ हुआ तो मिट्टी उट्टी रिपेयरिंग करवा रहे थे, उसी में लग गए, तो टाइम ही नहीं बचता था आप लोग को हम दे, है ना। लेकिन आप देखिएगा अभी देंगे आपको, अभी है ना। एग्जाम दो जब रहेगा 13 तारीख को, उस दिन 2-3 दिन बंद होगा, बाकी अभी 10 तारीख तक हम लोग पढ़ेंगे जी। तो शाम में जब मिलेंगे तो शाम में करें, सॉरी कल मिलेंगे तो इम्प्लांट कल मिलेंगे। हेलो, हाँ किस में है इसका, 12th का ना। देखो 12th में है ना, पहले इसको बता दें, यहाँ तक कल मिलेंगे तो पढ़ाएंगे। और देखिए सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस रिवाइज हुआ है, तो बिहार बोर्ड भी है ना उतना ही कम करेगा जितना सीबीएसई बोर्ड कम किया है। 30% सिलेबस कम किया है जी, 30% सिलेबस कटा हुआ है जी, ठीक है। आप लोग को है ना अब मात्र 11 चैप्टर ही पढ़ना है, ठीक है, जिसमें से ये चैप्टर पढ़ना है, ये चैप्टर और ये चैप्टर पढ़ना है। 3 चैप्टर ये हुआ, समझ में आ रहा है जी। फिर उसके बाद ये चैप्टर कट गया है, आपको ये पढ़ना और ये पढ़ना है, 3 2 5, है ना। उसके बाद इसमें से आपको ये पढ़ना है 6, ये दोनों 8, है ना, 6 2 8, समझ में आ रहा है जी। और इसमें से आप लोग को ये दोनों चैप्टर पढ़ना है, 9 और 10, ठीक है। पहले पढ़ रहा है जी, हम क्या बोल रहे हैं, 10 चैप्टर आप लोग को पढ़ना है। और 11वां चैप्टर है ना, दोनों को मिला दिया गया, बहुत इजी चैप्टर है जी, तुम लोग 9th-10th में भी पढ़ी होगी। इसमें बायोगैस प्लांट लिखा हुआ है टॉपिक में, है ना, बायोगैस प्लांट, है ना, और वेस्ट मैनेजमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, एसटीबी, ये सब है, ये दोनों मिला के एक चैप्टर बना दिया है, ठीक है। तो 11 चैप्टर है टोटल, ये दोनों छोटा चैप्टर है। अच्छा से टाइम देंगे अगर क्लास में तो 2 घंटा में खत्म करते हैं हम लोग इसको, पढ़ देंगे, टाइम अभी है तो, है ना। 11 चैप्टर पढ़ना है, फिर से बोल देते हैं। पहला यूनिट में से ये नहीं पूछेगा, चैप्टर 1 से कुछ भी नहीं आएगा, है ना। दूसरा यूनिट में चैप्टर 7 से कुछ भी नहीं आएगा। तीसरा यूनिट में चैप्टर 8 है और चैप्टर 9 और 10 को एक मिला करके बनाया गया है, एकदम छोटा चैप्टर है, पास करने वाला चैप्टर है ये दोनों, ठीक है। और 11-12 में पढ़ना है, बायोटेक्नोलॉजी है ना। और ये इधर में लास्ट में जो हम पढ़ाए थे, याद कीजिए सब आदमी को, चैप्टर 15 ये पूछेगा और ये बोला पूछेगा, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ठीक है। ये दो, यानी ये इकोसिस्टम और इन्वायरमेंट इशू को हटा दिया गया है। और एमबीबीएस जो है ना, मेडिकल के लिए नीट में अभी तक कोई सिलेबस अपडेट नहीं हुआ है, तो इसलिए अभी नीट का जो तैयारी कर रहे हो तो 16 का 16 पढ़ना होगा, है ना। और बोर्ड का तैयारी कर रही हो तो बोर्ड में मात्र 11 चैप्टर पूछेगा जी, ठीक है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ये बस सीबीएसई बोर्ड को चेंज किया है, बिहार सरकार ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं निकाला है, लेकिन बाद में बिहार सरकार भी सीबीएसई को ही फॉलो करती है ना। तो इसलिए आप लोग वैसे ही चलिएगा। क्लियर हो रहा है जी हम क्या बोल रहे हैं। वैसे बिहार सरकार तो पास से कर देगा तुम लोग को, अभी 10 साल तक पास हो जाएगा, अभी तो टेबल कुर्सी भी पास होगा 10 साल तक, समझे ना जी। तो आप लोग बोर्ड का चिंता मत कीजिए, मेडिकल का चिंता कीजिए। और मेडिकल आपके ज़माने में आप बहुत ख़राब हो गया है, ठीक है जी। कंपटीशन जो है ना बहुत गंदा लेवल पे आ गया। अभी सरकार हटेगी तभी अच्छा कंपटीशन होगा, है ना। ये सरकार पूरी तरह से बच्चा को बर्बाद कर दिया है, ना पढ़ाने दे रहा है ना, ना ही पढ़ने दे रहा है जी, ठीक है। ना टीचर को पढ़ाने दे रहा है, ना ही बच्चा सबको पढ़ने दे रहा है। अभी तक स्कूल का पता नहीं, कॉलेज क्लास कोचिंग का पता नहीं है। अब जिसके पास मोबाइल है, ऑनलाइन सुविधा, वही सब पढ़ सकता है। और जिसके पास नहीं है या जिसको ऑनलाइन नहीं समझ में आता तो उसके लिए तो सर बहुत ज़्यादा सुसाइडल टेंडेंसी या एनेक्सिटी बन रहा है। बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट है जिसको ऑनलाइन नहीं होता है जी, और उसके दिमाग पे प्रेशर बनता जा रहा है जी, ठीक है। इसलिए आप लोग लोड मत लीजिएगा, ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। पढ़ाई लिखाई आप लोग आप बहुत घटिया हो जाएगा, ठीक है। पास तो कर ही जाओगी, मेन है कि और आपको मेडिकल पास करना है तो ज़्यादा मेहनत करना होगा जी, ठीक है। देख रही हो इस बार कितना खराब कंडीशन में एग्जाम लेने के तुला हुआ है। 13 तारीख को एग्जाम नहीं लेना चाहिए, सब मना किया, लेकिन नहीं मान रहा है सरकार एकदम। क्या पता उसको कौन सा एकेडमी ईयर बचाना है। असल में आगे जो देखोगे ना एमबीबीएस में तो कोई टीचर नहीं पढ़ाता है जी, ठीक है। चाहे डीएमसीएच में नाम लिखाओ, चाहे एम्स में नाम लिखाओ, तो कोई टीचर वहाँ क्लास नहीं लेता है। ये सब को टेंशन है कि क्लास हमको बढ़ जाएगा, ये सब क्या कर रहा है ये सब पता नहीं। तो अभी जो फिलहाल का जो समय चल रहा है ना जी बहुत घटिया है, और आप लोग बहुत ज़्यादा टॉर्चर होइएगा। इसलिए पढ़ाई लिखाई कीजिए। बहुत आप लोग बना लिए लॉकडाउन में सूतने उतने का जो रूटीन जो खराब कर लिए आप लोग। तुम लोग में से अभी भी मैक्सिमम स्टूडेंट सोया ही रहता होगा रात भर दिन भर, है ना। रात भर खाली व्हाट्सअप चलाते होगे या
यूट्यूब पे दिस दैट करके देखते रहते होगे जी। इससे अच्छा है कि टाइम का यूज करो, ठीक है। जॉब नहीं मिल रहा है बहुत आदमी को, अभी भी बहुत सारा प्रोटेस्ट चल रहा है ना। अभी आपको 10 साल तक वैकेंसी भी नहीं देगा, है ना। और वैकेंसी कहाँ है, तो यही मेडिकल में ही वैकेंसी है जी। डॉक्टर बन जाओगे तो अपना खुद कमा के खाओगे जी, ठीक है। क्योंकि बीमार तो हमेशा सब पड़ेगा ही, ठीक है। और आपका रोजी रोटी चलता रहेगा। बाकी सब देखोगे, रेलवे एसएससी वाला तैयारी सब वाला का हाल बहुत खराब है। अभी 2018 का वैकेंसी अभी तक पूरा नहीं हुआ। समझ रही हो ना मेरी बात क्या बोल रहे हैं। इसलिए आप लोग सिर्फ मेडिकल पे ध्यान दीजिए, तब ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर पाओगी, है ना। नहीं तो दूसरा तरीका है कि नहीं, सब चला गया। हेलो, क्या हम ही बोल रहे थे, सुन रहा है जी सब आदमी सब। हाँ तो सब तो लड़की ही हो तुम लोग, तो पकौड़ा भी नहीं बेच सकती हो, है ना। नहीं तो लड़का रहता तो पकौड़ा बेचवाएगा मोदी, है ना। इसीलिए, है ना, तैयारी करो। अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट चाहती हो तो डॉक्टर ही कहीं सोचो, है ना। मेडिकल लाइन ही सोचो, क्योंकि मेडिकल लाइन ही अभी देखिए पूरा लॉकडाउन में मेडिकल लाइन ही नहीं बंद हुआ है। और हाँ ये भी है, किराना का दुकान सभी नहीं बंद हुआ है ना। दाल चावल बेचने वाली बनना चाहते तो वो भी बन सकती हो, है ना। नहीं तो इसलिए पढ़ाई लिखाई कीजिएगा, है ना। भले हम नहीं पढ़ा रहे, लेकिन अपने से भी पढ़ते रहिएगा, सोइएगा आप कम, क्योंकि आप लोग का बहुत खतरनाक समय आने वाला है ना। आप लोग को तो आप बहुत कम टाइम देगा नीट तैयारी करने के लिए भी, और बहुत आपको अजीब क्वेश्चन कर देगा, सीट भी कम हो गया है, ठीक है। अगले साल देखना। तो अब इस बार तो देखो, जितना लड़का जो टेस्ट देगा, एग्जाम देगा, मैक्सिमम लड़का तो एग्जाम देगा, देने जाएगा ही नहीं, ठीक है। और सब अगले साल तुम लोग के साथ अगले साल के अगले 4 साल तक बहुत भीड़ लगा रहेगा मेडिकल एग्जाम में। इसलिए लेवल ऑफ क्वेश्चन, है ना, हार्ड होगा या टफ होगा या मेहनत वाला होगा। तो पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। अपने से भी पढ़िए, क्योंकि आप दौर खराब आ गया है, ठीक है। अभी देखिएगा जॉब उब नहीं मिलता है किसी को। हाँ, हाँ बोलिए। टेस्ट हम अभी देखो ना, 13 तारीख बीत जाने दो। अभी हम भाई को ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, इसलिए हम नहीं ले रहे, कोई बैच में टेस्ट नहीं ले रहे हैं, ठीक है। 13 तारीख के बाद तुम लोग को शिकायत का मौका नहीं देंगे जी, ठीक है। हम खुद जानते हैं कि हम खराब पढ़ा रहे हैं अभी हम, है ना। लेकिन हम तुमको 13 तारीख, हाँ 13 तारीख के बाद हम तुम लोग को टेस्ट भी लेंगे और बहुत कुछ हम नया भी लाएंगे, है ना। ताकि हम भी जानते हैं कि अगला दौर बहुत खराब आने वाला है। आप ही लोग अभी मतलब पढ़ के आगे बढ़ सकते हैं। मतलब कमाने का सोच रही हो ना, या जॉब का, तो मेडिकल लाइन में ही जॉब है आप, ठीक है। बाकी सारा लाइन आप बहुत खराब कर चुका है ना। तो पढ़िएगा आप लोग ठीक से, है ना। शाम में हम आपको मिलेंगे। ये जितना हम बोर्ड पे भी जितना बोले ना, ये सब चीज़ हम यूट्यूब पे डाल देंगे, है ना। लास्ट का बात सब काट देंगे, ये सब जितना हम बोले अपना फ्रस्ट्रेशन, है ना। लेकिन बाकी सब डाल देंगे। आज का रिविजन क्लास ही रहा, कल से हम लोग फिर से आगे पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक का। ओके बाय, थैंक यू।